प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को या इम्कान को, यानी किसी चीज़ के अकर होने का, जाहिर होने का जो इम्कान होता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि इवेंट किसे कहते हैं। इवेंट कहा जाता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर हम उसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स का एक रिजल्ट बना लें, सॉरी एक सेट बना लें, तो उस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर हम उस सैंपल स्पेस के अंदर से कोई सबसेट उठाएं तो उस सबसेट को कहा जाता है इवेंट। यानी इवेंट भी आउटकम्स का एक सेट होता है, लेकिन वो सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं होती, उसका सबसेट होता है। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करने से हमारे पास दो आउटकम्स में से कोई एक आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसमें से अगर हम किसी एक को देखें या दोनों को देखें, यानी कि इसकी आउटकम्स को देखें, तो हम कहते हैं कि हम उसके इवेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे ये देखना है कि हेड आ रहा है या नहीं, तो हेड आना उसका एक इवेंट होगा। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या मुराद है। इंडिपेंडेंट इवेंट को समझने के लिए हम कॉइन की ही एग्जांपल लेते हैं कि कॉइन को हमने एक बार टॉस किया तो हमारे पास आया हेड और फिर आया टेल। अब इसी कॉइन को अगर हम दोबारा टॉस करेंगे तो दोबारा भी हमारे पास हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। अगर पहले हेड आया था या अगर पहले टेल था, तब भी हमारे पास हेड या टेल में से कुछ दूसरी बार पे आ सकता है। यानी दूसरी बार जो ये हम इवेंट कर रहे हैं, ये पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा कि अगर पहले हेड आ चुका है तो दूसरी बार नहीं आ सकता या दूसरी बार आना ज़रूरी है। ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके यही दो आउटकम्स शो होंगे जितने इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो किसी पिछले इवेंट पे डिपेंड ना कर रहे हों। और यहीं से हम डिपेंडेंट इवेंट्स की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन बॉल्स हैं और हर बॉल को अगर देखा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि अगर एक बॉल को देखा जाए तो तीन में से एक इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 1/3। इसी तरह दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है कि तीन में से ये वाली बॉल उठा ली जाए। इसी तरह से या इस बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। तो पहले इवेंट में हमने क्या किया, हमने एक बॉल उठा ली। अब हमने दूसरा इवेंट देखना है, तो दूसरे इवेंट में अगर फॉर एग्जांपल हमने ये बॉल उठा ली है तो हमारे पास पीछे रह जाएंगी दो बॉल्स, क्योंकि ये बॉल हम यहाँ से उठा चुके हैं तो पीछे रह गई हैं दो बॉल्स। तो अब जो बाकी दो बॉल्स हैं, इनमें से एक बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये 1/2 रह जाएंगी। टोटल 2 बॉल्स हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और इस बॉल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बॉल्स आई हैं सेकेंड नंबर पे, या ये जो इवेंट है सेकेंड इवेंट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पिछले इवेंट के मुताबिक चेंज हो गई है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज पिछले इवेंट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, और अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो बनती है हेड और टेल, यानी यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। और अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होती है 1/2। ये तो हमारे पास एक इवेंट था, लेकिन अगर अब हमारे पास हो फ्लिप टू कॉइन्स, हमने दो कॉइन्स को फ्लिप करना हो, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो बनती है हेड हेड, यानी एक कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया। इसी तरह अगर पहले कॉइन पे टेल और दूसरे पे, सॉरी पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, और या दोनों पर टेल शो हो, तो ये हमारे पास दो कॉइन्स की आउटकम्स की सैंपल स्पेस है। और अब अगर मैंने इस आउटकम्स में से प्रोबेबिलिटी देखनी है कि मेरे पास दोनों हेड आ जाएं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास दोनों हेड आ जाएं, तो अगर हम इस सैंपल स्पेस से देखना चाहें तो इस सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स हैं 4 और हेड हेड वाला एलिमेंट है सिर्फ एक। इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के साथ, यानी यहाँ पर जो हमने अलग से देखा था
कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी अलग प्रोबेबिलिटी भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एक कॉइन के केस में होती है 1/2, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को लिखेंगे 1/2 और दूसरी भी लिखेंगे 1/2, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो तब भी हमारे पास 1/4 ही आता है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जब हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें या सेपरेटली फाइंड करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, रोल अ डाई एंड देन फ्लिप अ कॉइन। अब हम जानते हैं कि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स आती हैं वो क्या होती हैं। तो आउटकम्स हमारे पास आती हैं 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ डॉट्स को अगर देखा जाए जब एक हम डाई को रोल करते हैं लूडो के छक्के को, तो हमारे पास सामने साइड पे कितने डॉट्स आएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 से लेकर 6 तक डॉट्स आ सकते हैं। और जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो हेड आ सकता है या टेल। तो अगर हम इनकी पहले प्रोबेबिलिटीज़ को अलग-अलग देखें तो डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो टोटल 6 आउटकम्स हैं और 1 एक ही बार है, तो इसका मतलब है कि कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी हमारे पास आ जाएगी 1 आउट ऑफ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी आ जाएगी 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि 3 भी एक ही बार है इस सेट के अंदर। इसी तरह बाकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 6, 4 भी एक ही बार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 देखें तो 5 भी एक ही बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी आ जाएगी 1 आउट ऑफ 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, 6 भी एक ही बार है इस सेट के अंदर। 6 में से यानी टोटल 6 आउटकम्स में से एक 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 आउट ऑफ 6 होगी। इसी तरह अगर हम कॉइन के केस में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी होती है 1/2। ये हमने सेपरेटली इनकी प्रोबेबिलिटीज देखी हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, यानी पहले हम एक डाई रोल करें और उसके बाद कॉइन फ्लिप करें, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ देखने के लिए हम ये टेबल कंसीडर करते हैं। इनकी पॉसिबिलिटी डायग्राम से हम ड्रॉ करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि डाई की आउटकम्स हमने एक कॉलम में लिखी हैं और कॉइन की एक रो में। तो अगर हम इनकी आउटकम्स को देखें तो ये हो सकता है कि डाई पे आउटकम आ जाए 1 और कॉइन पे आ जाए हेड। इसी तरह ये भी हो सकता है कि डाई पे आ जाए 1 और कॉइन पे आ जाए टेल। तो ये हमारे पास 2 आउटकम्स बनती हैं। इसी तरह ये भी हो सकता है कि डाई पे 2 आ जाए और कॉइन पे हेड आ जाए। और इसी तरह से हम बाकी आउटकम्स भी इस टेबल में लिख लेते हैं। तो ये सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम पहले एक डाई रोल करेंगे और उसके बाद हम एक कॉइन को फ्लिप करेंगे। तो इसको जो पार्ट टेबल का हमारे आउटकम्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये टोटल आउटकम्स हैं 12, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल हैं 12। और फॉर एग्जांपल मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि डाइस के ऊपर 3 आ जाए और कॉइन के ऊपर टेल आ जाए, यानी ये मेरी आउटकम हो। तो इसका मतलब है मैं इस आउटकम की बात कर रही हूँ। और अगर हम देखें तो पूरी बाकी सारी आउटकम्स के कंपेरेबल ये एक ही है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 आउट ऑफ 12। टोटल 12 है और ये एक ही आउटकम है 3, यानी 3 और टेल। तो ये हमने इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी थी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल थी 1/2। तो अगर हम इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 थी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल थी 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 1/12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3t इज इक्वल टू, यानी कि 3 डॉट्स और एक टेल, तो ये किसकी इक्वल हो सकती है अगर हम इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारे पास सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ये हमें वैसे ही अंडरस्टूड होती हैं या ये आसान होती हैं फाइंड करनी। लेकिन जब हम उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है।
तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमें उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि इवेंट्स को आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी कहीं भी जाकर चेंज नहीं हो रही, सेम रहती है। तो अगर हम इसी बात को जनरलाइज कर दें कि अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, अगर हम उन्हें कह दें कि इवेंट 1 है, इवेंट 2 है और इसी तरह से हमारे पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, यानी पॉजिटिव कोई भी कंप्लीट नंबर, सॉरी इंटीजर हो सकता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है इवेंट 1 इवेंट 2 से इवेंट n तक, यानी जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अगर मुझे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए और आपस में वो इंडिपेंडेंट हैं, तो हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n। यानी इस बात का ये मतलब है कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है, तो अगर हम इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर जनरलाइज की है n इवेंट्स के लिए, n इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। सिंपली हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमें उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स।